नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में जो शत्रुता थी उसके बारे में बताऊंगा। तो जिसमें हम मुख्य रूप से नवाब सिराजुद्दौला और अलीनगर की संधि और प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये बंगाल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र आते थे वो देखा जाए तो आज के समय का बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्र को मिला करके उस समय बंगाल कहा जाता था। बंगाल से काफ़ी उसका एक महत्व था व्यापार में। यहाँ से क्या होता था, ब्रिटेन का 60% निर्यात यहीं से होता था, बंगाल से ही 60% का निर्यात होता था। और प्रशासन अगर देखा जाए तो ये मुगल शासक बादशाह औरंगजेब, जिनका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 के बीच में रहा, उन्होंने बंगाल के प्रशासन को दो हिस्से में बांट रखा था, एक सूबेदार और एक दीवान। तो औरंगजेब के समय में बंगाल के अंदर सूबेदार होते थे और दीवान होते थे। सूबेदार अजीमुशान थे और दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया था, जो कि 1707 से 1727 तक बंगाल के दीवान के रूप में काम किए हैं। 1717 में क्या होता है, फारूक शीर जब सम्राट बनता है तो उस समय क्या करता है कि सूबेदार जो होता है मुर्शिद कुली खां को ही बना देता है। तो अब मुर्शिद कुली खां के पास सूबेदारी भी आ गई और दीवानी भी आ गई। तो इसके बाद से क्या होता है कि जो वहाँ का नवाब का जो पद था वो वंशानुगत हो गया, कि अब जो वंश का सूबेदार बना है उसी वंश में आगे भी सूबेदार बनते रहेंगे। अब इसके बाद मुर्शिद कुली खां जो थे, इन्होंने क्या किया था, मुख्य काम इनका था जो राजधानी थी ढाका से लेकर के मुर्शिदाबाद में ला दिया था इन्होंने। मुर्शिदाबाद करने का एक इनका मुख्य कारण ये था कि उस समय बंगाल में काफ़ी ज़्यादा अराजकता फैली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा उथल पथल मची हुई थी। जो मराठे थे, इन सब, मतलब ये हुआ मुगल सत्ता जो थी एक तरह से कमज़ोर थी, तो मराठे उस समय काफ़ी ज़्यादा उत्थान में थे और काफ़ी बड़ी शक्ति बने हुए थे। और जब मुगल शासन कमज़ोर स्थिति में था तो फिर जो राज्य था उसके अंदर भी काफ़ी सारी अराजकता फैली हुई थी। तो इन सभी को सही करने के लिए मुर्शिद कुली खां ने जो राजधानी थी वो ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था। इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद जो मुर्शिद कुली खां का दामाद था शुजा खान, वो बंगाल का नवाब बनता है। ये 1727 से लेकर 1739 तक ये बंगाल का नवाब रहा। शुजा खान के बाद सरफराज खान बंगाल का नवाब बनता है, जो कि मुर्शिद कुली खां का पुत्र था। ये 1 वर्ष की अवधि के लिए सिर्फ बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद क्या होता है कि अलीवर्दी खां 1740 में सरफराज खान को गद्दी से हटा देता है और शासन करने लगता है। तो अलीवर्दी खां का जो शासनकाल है वो है 1740 से लेकर 1756। इसका जो पूरा काल था वो मराठों से युद्ध में ही बीत गया। इसको बर्दवान के युद्ध की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने बर्दवान के युद्ध में विजय हासिल की थी। और ये मराठा और बंगाल के नवाब के बीच का काफ़ी बड़ा युद्ध है। इसके बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बने, जो 1756 से लेकर के 1765 तक बंगाल के नवाब के रूप में काम किए। हुआ क्या कि जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो उस समय अलीवर्दी खां के पास कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था। तो उनकी जो बेटियां थीं और जो उनके दरबार में लोग थे, उनके बीच में ही काफ़ी ज़्यादा संग्रह होने लगा उत्तराधिकार को लेकर के कि अगला राजा कौन बनेगा। तो इसकी वजह से जो सिराजुद्दौला के शत्रु बने, उनमें प्रमुख रूप से उसकी चाची घसीटी बेगम और
पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग, जो कि 1756 में, जिनको सिराजुद्दौला ने मोतिहारी के युद्ध में मार दिया था। और दरबार के कुछ लोग थे, जो कि जगत सेठ, अमीचंद, राजवल्लभ, राजदुर्लभ, मीर जाफर इत्यादि लोग शामिल थे। और अंग्रेज भी इनके शत्रु थे। अब अंग्रेजों से विरोध का कारण क्या था इनका, कि अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता के अंदर अपनी जो किला था उनका, उसकी किलेबंदी कर ली। दूसरा कारण ये था, राजवल्लभ का जो पुत्र था कृष्णदास, उसको शरण दे दिया था। कृष्णदास को शरण इसलिए दिया था क्योंकि वो सिराजुद्दौला से बच के भागा हुआ था दंड की वजह से। तो अब देखते हैं 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में फर्रुखियर से कुछ अंग्रेजों को अधिकार प्राप्त हुए थे, जिसका ये सब क्या कर रहे थे, अंग्रेज गलत प्रयोग कर रहे थे। और वो अधिकार क्या क्या थे, कोलकाता में राजस्व की वसूली करने का अधिकार था, सूरत में भी करों से मुक्ति थी, साल भर में इनको 10,000 रुपये देना रहता था, और जो भी अन्य कर लगते थे, छोटे मोटे या बड़े जो भी हैं, उन सभी करों से मुक्त थी। बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते थे। और मुंबई में ढले हुए सिक्कों की, जो मुंबई में सिक्के ढले हुए थे, उनका पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने विरोध किया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो सब कलकत्ते के अंदर किलेबंदी कर दिए और राजवल्लभ के पुत्र को भी शरण दे दिए, और जो ये अधिकार प्राप्त हुए थे इनका भी गलत प्रयोग करने लगे। तो इस वजह से सिराजुद्दौला ने उन सब का विरोध किया। तो हुआ क्या कि अंग्रेज उसके विरोध को नज़रअंदाज कर दिए, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने युद्ध छेड़ दिया। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि कासिम बाजार पे अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला ने। उसके बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। तो जब फोर्ट विलियम पे कब्जा किया तो अंग्रेज क्या किए, वहां से भाग करके फुल्टा द्वीप पर शरण ले लिए। अब सिराजुद्दौला के पास वहां पे कुछ और अंग्रेज बच गए थे, तो जो नहीं भाग पाए, सिराजुद्दौला ने क्या किया, इस किले की कोठरी में कई अंग्रेजों को कैदी बना करके रख दिया, जिसमें कहा जाता है कि एक कोठरी के अंदर में ही सारे अंग्रेजों को भर दिया, और उसमें इतनी भी जगह नहीं थी कि रोशनी वहां पे जा सके। और इसमें जब उसने कैद कर दिया तो जब उसने देखा खोल के, तो वहाँ पे सभी अंग्रेज मर गए थे। तो इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। अब ये जब घटना हो गई तो इसके बाद ये सारी बातें मद्रास तक पहुंची। तो वहाँ से क्या हुआ, मद्रास के जो एडमिरल वाटसन थे और कर्नल क्लाइव थे, उनकी नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना कंपनी की सहायता के लिए आती है। तो मद्रास से कौन कौन आया, एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव आए। उसके बाद जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने दोबारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। जब कलकत्ता पे अधिकार हो जाता है, उसके बाद अलीनगर की संधि करनी पड़ती है सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ। और ये अलीनगर की जो संधि थी वो फरवरी 1757 में हुई थी। ये अंग्रेज की तरफ से क्लाइव और वाटसन थे, और बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था वो इसमें शामिल थे। इसमें क्या हुआ था, किस बात पे सहमति बनी थी वो देखते हैं। जो मुगल बादशाह का फरमान था उसको दोबारा से जारी कर दिया जाएगा, और जो भी अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति हुई है उसका हर्जाना जो नवाब है वो देगा। उसके बाद भविष्य में शांति बनाए रखने का भी वादा किया गया कि आगे कोई युद्ध नहीं होगा, और कलकत्ता के अंदर भी सिक्के ढालने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया। इसके बाद जो था क्लाइव वो रुका नहीं, वो इस संधि का उल्लंघन करते हुए मार्च 1757 में चंद्रनगर पर आक्रमण कर देता है और उसको जीत लेता है। उसके बाद क्या होता है कि अब अलीनगर की संधि ये खत्म हो गई, तब फिर प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। अब इसमें कौन कौन था, सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी और रॉबर्ट क्लाइव के पास 3200 की। अब इतनी सेना होने के बाद भी क्या है,
जो अंग्रेज थे वो जीत जाते हैं। और एक तरह से अगर कहा जाए तो ये जो प्लासी का युद्ध है, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध है, जिसमें क्या होता है कि जो सेनापति मीर जाफर होता है और दुर्लभ राय, ये दोनों विश्वासघात कर देते हैं सिराजुद्दौला के साथ, और अंग्रेज जो के साथ जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके साथ जाकर के मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो सिराजुद्दौला था उसको युद्ध भूमि से भागना पड़ा, और वो भाग करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद पहुंच गया। मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद वहां पे अपनी पत्नी को लिया और वहां से पटना के लिए रवाना हो गया। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि जो मीर जाफर का पुत्र था उसने सिराजुद्दौला को मार दिया। इसका आगे का जो वीडियो है, मीर जाफर और बक्सर का युद्ध, ये सब भी, इलाहाबाद की संधि, इनको मैं अलग दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।